अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में अचानक एक गैर मामूली मोड़ आ चुका है, जिसके बाद ये सवालात उठ रहे हैं कि आखिर दो बरादर मुल्कों के दरमियान अचानक तनाव पैदा कैसे और क्यों हुआ, और उसके असल अवामिल क्या हैं। पाकिस्तान ने ईरान से अपने सफीर को बुलाने और ईरानी सफीर को मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। ईरान की जानिब से इस वाक़े पर अब तक कोई बाज़ाबिता या सरकारी सतह पर रद्द अमल नहीं दिया गया है। ईरानी सरकारी टीवी नूर न्यूज़ की खबर में दावा किया गया था कि ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में जैश उल अदल नामी तंजीम के 2 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। वजारत खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी फजाई हदूद में ईरानी हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियां जख्मी हुई थीं। गुज़श्ता रोज ईरान और पाकिस्तान की मुश्तरका बहरी मशकों में दोनों मुल्कों के जंगी और मिसाइलों से लैस बहरी बेड़ों ने शिरकत की थी। याद रहे कि पाकिस्तानी बहरिया का एक दोस्ती बहरी बेड़ा 3 दिन के लिए ईरान की बंदर अब्बास बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ था। यहां सवाल यह है कि क्या ईरान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव किसी गलत फहमी की बुनियाद पर हुआ। ईरानी हुकूमत के पास किसी भी कदम उठाने से पहले बहुत से ऐसे चैनल्स थे जिनके जरिए वह हुकूमत पाकिस्तान को आगाह कर सकती थी, लेकिन ऐसा क्यों ना हुआ। ईरान की जानिब से पाकिस्तान में हमले का मुबैना हदफ बनने वाली अस्करियत पसंद तंजीम जैश उल अदल क्या है। ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान की फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए सूबा बलूचिस्तान के एक सरहदी गांव सब्ज कोह में रिहायशी इलाके को मिसाइल हमले का निशाना बनाया है। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक जिस इलाके को निशाना बनाया गया है वो पंजगूर शहर से अंदाजन 90 किलोमीटर दूर और ईरान के सरहद के करीब वाक़ है। याद रहे कि ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गुज़श्ता 3 रोज के दौरान सरहद पार किया जाने वाला यह तीसरा मिसाइल हमला है। पीर यानी 15 जनवरी को पासदारान इनकलाब ने इराक के कुर्द इलाके अरबी पर 11 बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे और यह दावा किया था कि इराक में इसराइली अहदाफ यानी मुसाद के अड्डों को निशाना बनाया गया है। बीबीसी फारसी के मुताबिक जैश उल अदल तंजीम एक मुसल्ला अस्करियत पसंद गिरोह है जो ईरानी हुकूमत का मुखालिफ है। यह तंजीम खुद को इंसाफ और मुसावात की फौज और सुन्नी तंजीम के तौर पर मुतारिफ कराती है। यह गिरोह खुद को ईरान के सूबा सीस्तान और बलूचिस्तान में सुन्नी हुकूक का मुहाफिज करार देता है। बीबीसी फारसी के मुताबिक सुन्नी बलोच मलिशियाओं पर मुश्तमिल जैश उल अदल नामी तंजीम का क़याम 2009 में ईरान की जानिब से अस्करियत पसंद गिरोह जुंदुल्ला के सरबरा अब्दुल मालिक रेगी को मुल्क कौम के खिलाफ काम करने के इल्जाम में गिरफ्तार और फांसी देने के चंद माह बाद बनाई गई थी। अब्दुल मालिक रेगी को ईरान के सूबा सीस्तान बलूचिस्तान में बम धमाके करने, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने और बरतानिया और अमरीका के एजेंट होने के इल्जाम के तहत फांसी दी गई थी। दूसरी जानिब अमरीका के डायरेक्टोरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के मुताबिक जैश उल अदल नामी शिद्दत पसंद तंजीम जिसका माजी का नाम जुंदुल्ला है, 2005 में उस वक्त के सदर अहमदी नैयाद पर हमले समेत ईरान में मुतअद्दिद धमाकों और हमले में मुलव्विस रही है और इस तंजीम की जानिब से ये कार्रवाइयां ज्यादातर बलूचिस्तान के सरहदी सूबे चारबा और जाहिदान में की गई हैं। 2012 में इस तंजीम ने अपना नाम तब्दील करके जैश उल अदल रख लिया था। हालिया इस सूरत हाल के बाद पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर साबिक सिफारतकार साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शमशाद साहब आपके वक्त का। पहला सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर जिसे आज से कोई एक दिहाई पहले तक बॉर्डर ऑफ पीस कहा जाता था, ऐसा क्या हुआ है कि दोनों मुल्कों में अदम एतमाद की फजा है? क्यों ईरान को यह कदम उठाना पड़ा, पाकिस्तान को एतमाद में नहीं लिया? अब इसके बाद पाकिस्तान ने अपना सफीर वापस बुला लिया, ईरान का सफीर मुल्क बदर कर दिया गया, ताल्लुकात किस तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? अमीर अब्बास, गालिबन मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपसे कोई साल 1.5 साल पहले ईरान और सऊदी अरब के हवाले से बात की थी, तो आज भी उसी कॉन्टेक्स्ट में बात शुरू करनी चाहूँगा कि ईरान और सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात एक खुसूसी नौइयत के हैं और ये जो ईरान का वाक़या हुआ है उसको समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप हमारे ताल्लुकात की नौइयत पहले समझ लें, और वही यही है कि ईरान और सऊदी अरब 2 बरादर मुल्क हैं हमारे, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात फ्रेटर्नल हैं और कोई एक रिश्ता दूसरे की कॉस्ट पर नहीं रहा।
ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे बात की थी कि मैंने 1968 में प्रेसिडेंट अयूब खान की और शाह ऑफ ईरान की गुफ्तगू नोट की थी। यानी मैं मिनट्स बना रहा था और वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो शाह ऑफ ईरान कहता था कि आप अरबों के साथ ताल्लुकात छोड़ें, आप हमारे दोस्त। और प्रेसिडेंट अयूब जितने कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात करते हुए उसने ये कहा था कि अरब भी हमारे भाई हैं और तुम भी हमारे भाई हो। और मैं एक्चुअली जब मैं स्टूडेंट होता था तो मैं अयूब को डिक्टेटर समझ के, मैं स्टूडेंट लीडर होता था तो स्मॉल रोड पर अयूब के खिलाफ जलसे लीड किया करता था। लेकिन मैं उस मीटिंग में जिस तरीके से मैंने प्रेसिडेंट अयूब को शाह के साथ पाकिस्तान की एडवोकेसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की एडवोकेसी करते हुए सुना, तो मैं उसका मोतकद हो गया था। और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि अयूब खान का सारा पीरियड, जितने 10-11 साल थे, वो हमारी तारीख का बेहतरीन गोल्डन पीरियड था फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। अच्छा, अब मैं आता हूँ आज किस वजह से ईरान के साथ और सऊदी अरब के साथ ताल्लुक है। वो ये है कि पाकिस्तान शुरू दिन से एक हमें बड़े डायलामास का शिकार रहा है। हमारी लोकेशन जो है सबसे बढ़कर ये है कि ये एक सरमाए के तौर पर समझी जाती है। और कायदे आज़म ने भी जो पाकिस्तान हमारे हवाले किया था, एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुददार रियासत के तौर पर, तो उसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन ही उसकी जामन थी कि वो एक आज़ाद, खुद मुख्तार और खुददार ममलिकत का इलाका है। लेकिन बदकिस्मती से जितनी भी हुकूमतें आई, चाहे वो सिविल हों या मिलिट्री, उन्होंने इस लोकेशन को अजाब बना के रखा हुआ है, पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी बना के रखा हुआ है, और एसेट नहीं बनाया कभी भी। और आज भी जो सिचुएशन देख रहे हैं वो हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन की वजह से ही है। और इस सिलसिले में हमें कभी हम, बल्कि मैं तो खैर जानता था, फॉरेन पॉलिसी में मैंने 40 साल गुजारे हैं, तो ईरान के लिए भी हमारी जियोपॉलिटिकल लोकेशन इतनी ही अहम है जितनी ईरान की लोकेशन हमारे लिए अहम है। और इसी वजह से हमारी खारजा पॉलिसी का जो एक कांस्टेंट था वो यही था कि हमने अरबों और ईरान के दरमियान एक बैलेंस रखना है, और नाकाबिल तब्दील ना होने वाला बैलेंस है, और वो रखा है। आज तक अपसेट नहीं हुआ। लेकिन जो आज हमने कदम उठाया है, इसमें अगरचे सऊदी अरब शामिल नहीं है, लेकिन मोड़ तोड़ के आप पहुंच जाएंगे कि ये जो हम कर रहे हैं ईरान के साथ, इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं से हमारी सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात आज के हैं सऊदी अरब से, शहजादों के सऊदी अरब से, क्योंकि जो शहजादों के बुजुर्ग थे, जो बादशाह लोग थे, वो सही बैलेंस्ड हुक्मरान थे। ये जो शहजादे आए हैं, इन्होंने तो, ये एक्चुअली मैं अगर आपको कहूं, क्योंकि ये आज सारा ईरान के हवाले से सारी बात हो रही है, कि जो 7 अक्टूबर को पैलेस्टीनियंस ने, हमास ने जो कार्रवाई की थी, वो उसका बुनियादी मकसद ही, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये मैं आज नहीं कह रहा, मैं उस वक्त से कह रहा हूं कि वो हमास ने सिर्फ और सिर्फ इसराइल के खिलाफ नहीं की थी, वो सऊदी अरब को इसराइल के साथ पींगे बढ़ाने का जो प्रोसेस शुरू हो रहा था, उसको डिसरप्ट करने के लिए की थी। और वो फिर 7 अक्टूबर को वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। चाहता हूं मैं एक सवाल यहां पे अगर आप इजाजत दें, मैं खान साहब यहाँ एक सवाल जी शमशाद साहब, मौक़िफ़ ये है ईरान का कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान की टेरिटरी पे जैशुल अदल नामी एक तंजीम है जिसको उन्होंने निशाना बनाया ड्रोन हमले से, जिससे पाकिस्तानी शहरियों की अमवात हुई। तो अगर कोई ऐसा शक शायबा या ऐसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे ईरान के, तो क्या वो कुछ और चैनल्स इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी रियासत को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, इदारों का एतमाद में लेकर ऐसी कार्रवाई नहीं कर सकता था, या उसको एकतरफा तौर पे यूनिलेटरली ये एक्शन लेने की क्या जरूरत पेश आई हुई? देखें, मैं चूंकि इन इन सारे मामलात से डील करता आया हूं, बहुत दफा ये वाकयात हो चुके हैं, पहले भी बहुत दफा हो चुके हैं, बहुत दफा उन्होंने हमसे डिस्कस किया है। हमारा हर आर्मी चीफ वहां जाता था, ठीक है जी, वो तो खैर कम आते थे, लेकिन जाता था और फिर समझा के आ जाता था, और हमेशा उन्होंने दरगुजर की। लेकिन अब आपके यहाँ जब तालिबान जो हैं, पाकिस्तानी तालिबान क्रिमिनल्स जो हैं,
वो अफगानिस्तान से हमला करते हैं तो आपने क्या रिस्पॉन्ड करते हैं उनको, मुझे ये बताइए, ठीक है ना। या जिस तरह इंडिया आपको ब्लेम करता था कि आपके यहां से हम पर टेररिज्म मुदाखलत हो रही है, तो इंडिया भी आपको दबाने के लिए करता था, एक्शन लिया उन्होंने। वो ये और बात है कि आपने उसका जहाज गिरा दिया। तो अब ईरान, ये बहुत दफा हो चुका है, कई दफा हो चुका है, और ये हमारे फौजियों को, मिलिट्री लोगों को पता होना चाहिए। तारीख भरी पड़ी है उन वाकयात से, मैं बता दूं। तो ये जो वाकया हुआ है, मैं समझता हूं कि ईरान का हक बनता था, क्योंकि ये जो आप कह रहे हैं ग्रुप, ये कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो अमेरिका ने वहां लॉन्च किए हुए हैं। अच्छा। अमेरिका सपोर्ट करता है उनको। तो जाहिर है कि अमेरिका को तो ईरान ने इस खित्ते से ही निकाल दिया, अपने अपने मुल्क से निकाल दिया, खित्ते से तो नहीं निकल सके। वो तो हर खित्ते में मौजूद हैं, हमारे में मुल्क में मौजूद हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ईरान एक आज़ाद मुल्क है, बल्कि मुस्लिम दुनिया का वाहिद आज़ाद मुल्क है। बाकी सारे पिछू हैं अमेरिका के और मगरब के। इस वक्त जो सिचुएशन है, ये वो आम बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मैं बता दूं आपको कि ईरान और पाकिस्तान का इस वक्त इसराइल, इस खित्ते में सारी जो पॉलिसियां खेली जा रही हैं, इसराइल इन्वॉल्व है, अमेरिका इन्वॉल्व है। तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये एक ईरान को दबाव में लाने के लिए हमारा इलाका पहले इस्तेमाल किया गया है। और ईरान कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता कि इस नाजुक मौके पर एक ब्रादर मुल्क पाकिस्तान का इलाका इस्तेमाल करके उसकी तरफ हमला किया जाए। तो उसने एक इंडिकेट कर दिया आपको कि नो मैटर व्हाट कॉस्ट, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जो अमेरिका आपसे करवा रहा है ईरान के खिलाफ, जो इसराइल आपसे करवा रहा है ईरान के खिलाफ। तो मैं यही कहता हूं कि मैं एक सिफारतकार हूं। मैं अगर होता आज फॉरेन ऑफिस में, तो कभी भी मैं ये कार्रवाई ना करने की इजाजत देता जो हमारी ये लोगों ने की है। मैं मेरे यानी कम से कम ताल्लुकात हम रखते अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, सही। जिसमें, और ईरान के साथ तो हमेशा हमने रखे, हमेशा हमारा कोई ना कोई राब्ता रहता था, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल ओपन होती थी, हमारी लैंडलाइंस होती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव था और पाकिस्तान के अंदर से भी आवाज़ आ रही थी कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सरहद में इस किस्म का हमला होना, बमबारी होना, चाहे ईरान अपने किसी टारगेट को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर अगर ऐसा हमला होता है तो यहाँ से भी एक दबाव था पाकिस्तानी हुकूमत रियासत के ऊपर कि कैसे इसका जवाब देना चाहिए। आने वाले चंद घंटे इस मामले को मजीद अनफोल्ड करेंगे कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। तुर्किया के मकबूल रहनुमा बुलंद एजवत अपने 40 साल सियासी करियर में 5 बार तुर्की के वज़ीर आज़म रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके दामन पर करप्शन का कोई दाग न लगा और न ही कोई और बैड गवर्नेंस की बड़ी शिकायत। उन्होंने तुर्की की बीमार मईशत को दोबारा जिंदा किया और यूरोप से ताल्लुकात की बहाली में शानदार किरदार अदा किया। उसके बरक्स दुनिया के कई ममालिक में ऐसे रहनुमा गुजरे हैं जो तवील अरसे तक महज अपने जाती इक़्तिदार के लिए काबिज रहे। उन्हीं में से एक जिम्बाब्वे के मुतलक़ुल-ए-नान रहनुमा रॉबर्ट मुगाबे भी थे। पाकिस्तान इस वक्त आम इंतखाबात 2024 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। नून लीग ने भी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू तो कर दी है, लेकिन उसके कायद मियां नवाज शरीफ अब तक इंतखाबी अखाड़े में नहीं उतरे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल मियां नवाज शरीफ पर सवालात उठा रहे हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि शेर अवाम का खून चूसता है, उसे चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे और उसका रास्ता रोकेंगे। एक साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई मंशूर नहीं है। हम अवाम की ताकत पर और वो साजिशों पर यकीन रखते हैं। उन्हें गरीब अवाम की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की फिक्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि जब भी यह शख्स आप पर मुसल्लत किया गया, नुकसान पाकिस्तान के अवाम का हुआ। इलेक्शन में सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे का मुकाबला कर रही है। हम इसे चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे और इसका रास्ता रोकेंगे। यहां सवाल यह है कि क्या बिलावल भुट्टो की नून लीगी कायद पर तनकीद उसूली है या महज इलेक्शन में जालों का लहू गरमाने का बहाना? क्या पीपल्स पार्टी ने अब नून लीग से इक़्तिदार में शराकत न करने का हतमी फैसला कर लिया है? क्या अपने मौक़िफ़ की वजह से पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के करीब हो रही है?
दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूमी के बाद कुछ अंदरूनी मसाइल का शिकार नजर आ रही है। क्या पीटीआई की तवज्जो इंतखाबी मैदान से हट रही है? दूसरी जानिब जेयूआई शरानी ग्रुप ने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी इत्तेहाद खत्म करने का ऐलान कर दिया है। साबिक अटॉर्नी जनरल और सीनियर वकील अनवर मंसूर के मुताबिक इंतखाबात के बाद कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों के पास पीटीआई में शमूलियत का ऑप्शन होगा। कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार आइंदा पार्लियामेंट में पीटीआई की नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये एक दिलचस्प नुक्ता है जो उन्होंने सामने रखा है मौजूदा बल्ले के निशान के गायब होने के तनाजुर में। मेरे साथ जो दो शख्सियात मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ऑनरेबल रहनुमा शर्मिला फारूकी साहब अभी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहब, आपसे आगाज़ करूंगा। बिलावल साहब आज भी कमोबेश रोज़ ही नवाज शरीफ साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और सख्त लफ्ज़ों में, जबकि दूसरी तरफ से उस नोयत का कोई जवाब या सख्त रद्दमल नहीं आ रहा है। तो अब इसके बाद तो अब पीपल्स पार्टी क्या वापस कर सकती है फिर नून लीग से दोबारा कोई सियासी रोमांस, या कल को फिर साथ जाके इक़्तिदार में बैठ जाएं हुकूमत साजी में? जी बहुत शुक्रिया मेरे पास साहब। देखिए, तनकीद का निशाना तो नहीं बनाया जा रहा, जो हकायक हैं वही पेश किए जा रहे हैं। हमारी तो लड़ाई किसी से भी नहीं है, ना हमारी लड़ाई पीएमएलएन से है, ना हमारी लड़ाई किसी और जमात से। हमने तो लड़ना है इलेक्शन। हम तो कह रहे हैं कि हम मैदान में हैं, बाकी सब कहाँ हैं। हमने तो नहीं देखा कि मियाँ साहब जब से वापस आए हैं उन्होंने कोई जलसा किया हो, कोई जुलूस निकाला हो, कोई कॉर्नर मीटिंग की हो, कोई वर्कर्स कन्वेंशन किया हो। क्लेम तो उनकी जमात यही करती है कि वो पंजाब से 125 सीटें ले आएंगे, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कि मियाँ साहब ने आके अपना कोई मंशूर भी अवाम के सामने पेश किया हो या बताया हो कि पाकिस्तान में जो इतने दरीना मसाइल हैं उस मसाइल का हल वो कैसे ढूंढेंगे, वो क्या मसाइल हैं और उनके पास क्या वो फार्मूला है कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो उन मसाइल का हल करके अवाम को देंगे। जहाँ तक रही बात पीएमएल की, आपके सामने है कि जिस तरीके से उनको एक बिलखुसूस एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जा रही है। अभी जो उनका काड़ा के अंदर कल उनका जलसा हुआ या जो भी वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है जिसमें मरियम साहबा गई थी, तो वहां पर तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने छुट्टी दे दी थी, तो यहाँ तो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी सपोर्ट में निकली है। लेकिन तो जलसा उन्होंने अच्छा किया है, जलसा तो बड़ा कहा जा रहा है उसको। जलसे के ऊपर कमेंट नहीं कर रही हूँ। हाँ। मैं कमेंट कर रही हूँ इस बात पे कि अगर उनका जलसा था ओकाड़ा में कल, तो उस पूरे टाउन के अंदर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनकी छुट्टी कर दी गई। वाई? मतलब ये तो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन विच इज सपोज टू बी न्यूट्रल, सही, वो अगर आपको सपोर्ट कर रही है आपके जलसे करने में, तो ये तो इलेक्शन की जो कंडक्ट है उसके खिलाफ है। इसका मतलब है ये एक प्री पोल रिगिंग के ज़मरे में आता है ना। हाँ। ये तो मैं आपसे एक शिकायत कर रही हूँ जो वहां के लोग भी कर रहे हैं, जो दीगर जमातें भी कर रही हैं, जो हमें भी नजर आया और हमने भी इसके ऊपर एहतजाज किया है। हम पंजाब के अंदर या लाहौर के अंदर कहीं जलसा करते हैं तो वहां पर लोकल हॉलिडे नहीं डिक्लेयर होती है, या जिस तरीके का प्रोटोकॉल मियाँ साहब को दिया जाता है उस किस्म का प्रोटोकॉल राजा परवेज अशरफ को तो नहीं दिया जाता। उस किस्म का प्रोटोकॉल शायद खाकान अब्बासी को तो नहीं दिया जाता, वो भी साबिक वज़ीर आज़म है। तो देखिए ये तमाम चीजें हैं, लेकिन इस वक्त मैं समझती हूँ अमीर अब्बास साहब, हमारा डिस्कशन क्या होना चाहिए था? हमारा डिस्कशन होना चाहिए था कि पीपल्स पार्टी का मंशूर क्या है, पीएमएलएन का मंशूर क्या है। देखिए, तहरीक इंसाफ तो वो तो मंशूर की बात करे, वो इलेक्शन की बात करे, उसके तो कुछ और ही मसाइल है ना। आप तो अगली प्लानिंग कर रहे हैं। तो बात ही नहीं कर रही ना यहाँ पर। मैं तो बात कर रही हूँ पीएमएलएन की, मैं बात कर रही हूँ एमक्यूएम की, मैं बात कर रही हूँ जो जेयूआईएफ की, मैं बात कर रही हूँ एएनपी की, जो जमातें इस वक्त इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। पीटीआई के अपने अपने मसाइल है, उनका सिंबल नहीं है अभी उनके पास, उनके जो भी अपने मसाइल हैं, उनके बहुत से लोग छोड़ के चले गए, कुछ आईपीपी में चले गए, कुछ कहीं और चले गए, जो भी नजरियाती लोग हैं, आई डोंट नो, इनका अपना एक बहुत सारे मसाइल हैं, उसके ऊपर मैं भी गुफ्तगू नहीं कर रही हूँ। लेकिन जो जमातें इस वक्त इलेक्शन में हैं और जो जमात क्लेम कर रही है कि हम 125 सीटें ले जाएंगे पंजाब से, तो और जो उनके वजीर आजम के कैंडिडेट हैं वो तो हमें नजर ही नहीं आ रहा उनका, और ना ही उस बात का मंशूर नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। मंशूर कमेटी एक बनी, उसका अभी तक कोई भतमी तौर पे मंशूर सामने नहीं रखा, ना शहबाज शरीफ सामने आ रहे हैं नजर, ना नवाज शरीफ आ रहे हैं, सिर्फ मरियम नवाज हैं वो जलसे और कन्वेंशन कर रही हैं। बैरिस्टर साहब, आप क्या मांगेंगे सर इस वक्त? आपका मंशूर के ऊपर बात करें, आपके इलेक्शन पे बात करें, आपकी सीट एडजस्टमेंट पे, आपके सर्वाइवल पे बात करें, आपके ऊपर क्या बात करें?
देखें, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि मौजूदा हालात के तनाज़ुर में अगर पीटीआई का स्टेटस देखा जाए तो हमारा तो इस वक़्त एक एग्ज़िस्टेंशियलिस्ट मसला है। हम तो अपनी वजूद हम्म। को बचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अ, तमाम रियासती इदारे, मैं क्या कहूँ अब, रियासत के तहत आईन पाकिस्तान के तहत जितने भी इदारे बनाए गए हैं, लगता ये है कि उनका मिशन ही और टारगेट ही सिर्फ़ और सिर्फ़ पीटीआई है। और हर तरह से रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इंतखाबी निशान का एक ऐसे वक़्त पे जब इलेक्शन में अभी महीने से भी ऑलमोस्ट कम टाइम है, इंतखाबी निशान का ले लिया जाना और फिर लीडरशिप को इस तरह से प्रोसिक्यूट करना। देखें, एक प्रोसिक्यूट करना होता है और एक प्रोसिक्यूट करना होता है। हमारी तो प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, हमारी प्रोसिक्यूशन हो रही है। और उसमें जो जो हमारी मिड लेवल लीडरशिप है, उनके पीछे जो है वो पुलिस पड़ी हुई है, गैर ज़रूरी केसेज़ हैं। हर रोज पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशनें लगी होती हैं कि जी पीटीआई वालों के खिलाफ गलत पर्चे हैं, और वो हाई कोर्ट जो है वो पर्चे खारिज करने के हुक्म देते जा रहे हैं। यानी एक तसलसल से सिलसिला है। अब इन हालात में मैं तो बिल्कुल जो शर्मिला साहिबा ने बात की, मैं काफी हद तक उनकी इस बात से एग्री करता हूं कि एक पार्टी को तो पूरा जो है मौका दिया जा रहा है, मैदान उनके लिए खाली नहीं बल्कि मैदान उनके लिए बनाया जा रहा है। हम्म। जैसे वो शादी में दूल्हा और दुल्हन के लिए हॉल सजाया जाता है और वो कुर्सियां रखी जाती हैं ताकि वो आके उस पर बैठ जाए, तो इनके लिए तो ऐसा किया जा रहा है। और बाकी पार्टियां जो हैं वो बस अपनी जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन पीटीआई तो उस पॉलिटिकल प्रोसेस में भी नहीं है। मैं तो इतना हम्म। कहूंगा कि हमारे साथ तो रियासती जबर की वही मिसालें हैं जो कायम की जा रही हैं, और लेकिन इसके बावजूद हम मैदान में हैं और हमारा मुकाबला इंशाल्लाह होगा, और जहां जहां भी हमारी सी क्या भरपूर वजह है मुकाबला करेंगे। बैरिस्टर साहब, क्या वजह है कि ठीक है, पीपल्स पार्टी पीटीआई में बहुत सारे इख्तलाफात हैं और वो खान साहब के और जरदारी साहब के, बिलावल साहब के आपस में बहुत सारे सख्त बयानात भी मौजूद हैं। एक तारीख है, खान साहब की सियासत रही है पीपल्स पार्टी और नून लीग के खिलाफ, लेकिन इस नुक्ते पर तो आप दोनों मुत्तफिक हैं ना कि एक पार्टी लाडली है और किसी और को इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो इस एक नुक्ते पर भी आप दोनों इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे? देखें, पीपल्स पार्टी का अपना प्रोग्राम है, अपना मंशूर है, अपनी उनकी सियासत है, हमारी अपनी है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस हद तक तो हम बिलावल साहब की बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं, और मैंने मीडिया में कई बार इसका इजहार भी किया है कि वो जो ये बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को दी जा रही है, तो वो बिल्कुल उनकी बात दुरुस्त है। और वो उसको आपको बिलावल भुट्टो के तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। आपको हम्म। ये बात जो है, अगर आप वैसे ही मारूजी हालात को देख लें, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, तो उसमें यकीनन सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही है। देखिए, प्रोग्राम वो कोई नहीं कर रहे, जलसे वो कोई नहीं कर रहे, सिवाय कल वाले एक जलसे के। वो भी पूरी इंतजामिया, जिली इंतजामिया तो छोड़े, हम्म। पंजाब हुकूमत की इंतजामिया उनको सपोर्ट कर रही थी ताकि उनका जलसा कामयाब हो। तो जब इतनी ज्यादा आपको सपोर्ट मिल रही है तो फिर जलसे तो कामयाब होते ही हैं, जाहिर है। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि बाकी किसी को नहीं मिल रहे। सही। और जहां तक तरीके से ताल्लुक पीटीआई का है, हम्म। तो पीटीआई को है तो ये मुकम्मल तौर पे जो है कॉर्नर किया जा रहा है, विच मींस कि मतलब आप पीटीआई को हटाकर मुस्लिम लीग नून को जो है वो खाली मैदान देना चाह रहे हैं। दैट्स अबाउट इट। तो इसलिए मैं तो नहीं समझता कि किसी और पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड है सिवाय पीटीआई के, सिवाय पीएमएलएन, नून के। राइट राइट। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और जो अनवर मंसूर साहब ने बात की है मैं चाहूँगा कि उस पर राय हासिल करें बैरिस्टर साहब की कि क्या आज़ाद लोग अगर मुंतखब होकर आते हैं तो जो असल ख़तरा है कि बगैर पार्टी के पार्लियामेंट में पहुंचना और आज़ाद लोगों का पार्लियामेंट में पहुंचना, उस नुकसान को कैसे बचाया जा सकेगा पीटीआई की तरफ से? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने एक अहम बात कही कि तहरीक इंसाफ के लोग अगर आज़ाद हैसियत में भी असम्बली में पहुंच जाएं तो भी वो तहरीक इंसाफ को यानी एक पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर एक पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तो फिर उन्हें रिजर्व सीट्स भी मिल सकती हैं और एक पार्टी की हैसियत से वो पार्लियामान में पार्लियामानी पार्टी के तौर पर बैठ सकते हैं। मोहम्मद अली सैफ साहब, ये मुमकिन है? क्योंकि ये बात सिवाय अनवर मंसूर साहब के और किसी लीगल एक्सपर्ट ने नहीं की। क्या ऐसा हो सकेगा? देखें, होता तो यह है कि जो सियासी पार्टी रजिस्टर्ड है और एक्टिव है, यानी उस पर पाबंदी नहीं लगी, तो वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है और पार्लियामेंट की नुमाइंदगी हो सकती है। अब कई ऐसी मिसालें हैं कि जिस वक्त आजाद उम्मीदवार जीत कर आते हैं तो उनको हल्फ लेने के बाद एक फॉर्म दिया जाता है कि आप अपनी पार्टी एफिलिएशन बताएं।
वो फॉर्म वो खुद भरते हैं, खासतौर पर जो मतलब जिनकी पार्टी एफिलिएशन वाजे नहीं होती, वो भरते हैं और वो फिर जो है असेंबली का जो ऑफिस है उसमें जमा किया जाता है। उसके बाद जो है वो फाइनल लिस्ट बनती है, और उसमें जो गुंजाइश है वो यही है कि कोई भी शख्स किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। और वो उस पार्टी में अगर शामिल आजाद होगा, उम्मीदवार आजाद की तरह- आदमी जो पार्लिमानी पार्टी इलेक्ट होकर आई है उसी में वो शमूलियत का इरादा जाहिर कर सकता है। एक पार्टी पहुंची नहीं पार्लियामेंट में, उसमें वो कैसे शामिल होगा? देखिए, पार्लियामेंट में ना पहुंचने का एक इशू यह है। देखें, इसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं, जो लास्ट उसमें मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ था पार्लियामेंट में, सेनेट में हाँ। भी हुआ था कि उनके सेनेटर जब आए तो वो आजाद हैसियत में आए, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। हम्म। इसी तरह यकीनन जब आप किसी भी आजाद हैसियत में आते हैं लेकिन बाद में आप अपनी पार्टी एफिलिएशन में उसका इजहार कर सकते हैं कि उसके खिलाफ कोई बात नहीं है। मतलब देयर इज नथिंग अगेंस्ट ज्वाइनिंग अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी। जब वो आप ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद आप उसी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट कहलाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस पर अनवर मंसूर साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। बाकी यकीनन किसी ने ये बात नहीं की, लेकिन हमारा अपना इरादा तो यही है कि अगर हमारे कैंडिडेट्स आजाद हैसियत में जीत कर आते हैं सही। तो उनको हम पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन अमीर अब्बास, अगर ये बात अब पता चल जाए ना, इलेक्शन कमीशन वाले सुन ले, वो इसके खिलाफ भी कुछ दो चार इसका दिनों भी में है। कानून बना तो रुकावट डाल देंगे। तो अनवर मंसूर साहब आपके दोस्त नहीं है, वो आपके दुश्मन है। उन्होंने ये पहली आइडिया अपलोड कर दिया है। शर्मिला साहिबा, ये जो शिकवा बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड और पंजाब इंतजामिया, लाडला नवाज शरीफ, उसको सपोर्ट, ये सारी बातें चलें बाजारन, अगर हम इनको मान भी लें कि ऐसे ही है जैसा आप कह रही हैं, या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी कभी मोहसिन नकवी साहब का नाम नहीं लेती। इसकी वजह क्या है? असल काम तो अगर कुछ गलत हो रहा है, आपके खिलाफ हो रहा है या किसी के हक में हो रहा है, तो वो खो तो मोहसिन नकवी साहब के नीचे हो रहा होगा, चीफ मिनिस्टर तो वो हैं, उनका नाम पीपल्स पार्टी नहीं लेती। देखिए जी, हम बिला वजह किसी को ना ही बदनाम करते हैं और ना ही किसी पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। अगर स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, पंजाब की जो इंटरिम गवर्नमेंट है मियाँ साहब की सज़ा मुअत्तल करती, तो हम कहते हैं जी अच्छी बात है। बाकी भी बहुत सारे कैदी, उनकी भी सज़ाएं मुअत्तल कर दें। देखिए ना, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना, किसी एक शख्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट क्यों? और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा ज़र्फ बहुत बुलंद है। हम कभी भी किसी की तज़ीक नहीं करते। हाँ, शिकायत अपनी जगह, शिकवा अपनी जगह, एहतजाज अपनी जगह। लेकिन आपने आसिफ अली जरदारी साहब का भी ज़र्फ देखा है, वो फिर भी कहते हैं कि जी वो मेरे बच्चे की तरह हैं। क्योंकि देखिए, तरबियत यही है। और पाकिस्तान में जो माजी की सियासत रही है, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि तर्क करो, ये वही सियासत है। एक दूसरे की तज़ीक करना, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करना, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को जेलों में डालना, एक दूसरे के ऊपर जो है बहुतान लगाना, ये बहुत एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, जिसको वो कहते हैं कि खत्म कहीं करना ऐसा ही तो नहीं है, सियासत। कहीं ऐसा तो नहीं है क्यों? कि शर्मिला साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे नवाज शरीफ साहब लाडले हैं बकौल पीपल्स पार्टी के, तो मोहसिन नकवी साहब भी किसी के लाडले होंगे, तो उनको बार बार उछालने से शायद कोई और नाराज या खफा ना हो, तो इसलिए पीपल्स पार्टी जरा कहती है चले इनको तो छोड़ दें, इनका नाम न लें। Amir Abbas Saab, I don't really want to discuss Mohsen Naqvi Saab. I mean, he's not important. What is important right now is elections. What is important right now is the manifesto. Why are we discussing an interim chief minister? और ये हमारा टॉपिक ऑफ वो डिस्कशन ही नहीं, नहीं वो इसलिए क्योंकि सारा कुछ तो उन्हीं के तहत हो रहा होगा ना। अगर आप एक शिकवा करते हैं तो उसकी रूट कॉज, आप सामने बैठे हुए हैं, हम दो लोग आपके प्रोग्राम के अंदर हैं, हमें हमारा डिस्कशन होना चाहिए कि हम अगले 25 से 26 दिन में इलेक्शंस में जा रहे हैं और इस वक्त अवाम के मसाइल क्या हैं। जो भी जमात इलेक्ट होके आती है उसके सामने सबसे बड़ा मसला क्या होगा? सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम, बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई, ये हमारा मसला है, ये इस अवाम का मसला है। इसको कौन सी जमात है जो बेहतर तरीके से टैकल कर सकती है? मंशूर किसका सामने? आप पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर जो है उसको डिस्कस करें। आप मुझसे पूछें कि 300 यूनिट फ्री आप कैसे देंगे पाकिस्तान के अंदर, मैं उसका जवाब देती हूँ। आप मुझसे पूछें कि आप मजदूर कार्ड कैसे देंगे, आप किसान कार्ड कैसे देंगे, आप BISP का जमरा कैसे बढ़ाएंगे, आप ये बताइए आप यूथ के लिए क्या करेंगे, मैं उसका जवाब देने के लिए बैठी हूँ। इस वक्त इसी तरीके से मैंने पहले आपसे कहा कि किसी जमात का तो मंशूर सामने नहीं आया। ये कैसे इलेक्शंस हैं जिसमें कोई जमात अपना मैनिफेस्टो देने के लिए तैयार नहीं है? यहाँ पर इलेक्शन में लोग चले गए हैं, पार्टी टिकट्स मिल गए हैं, बैलेट पेपर छपने चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर ना कोई कैंपेन। शायद उसकी वजह ये भी तो है ना कि चूंकि पाकिस्तानी सियासत में मंशूर की कोई अहमियत रही कभी नहीं है। बड़े बड़े मंशूर आए, बड़े चमकते दमकते आए।
क्योंकि इसी मंशूर के ऊपर आप सियासी जमातों की पकड़ कर सकते हैं। इसी मंशूर पे आप कह सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। जब इमरान खान आया था तो इमरान खान कहता था कि मैं इस मुल्क से 90 दिन के अंदर मैं करप्शन का खात्मा करूंगा, मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। नहीं दी उसने। आज हम इसी बात पे उसको पकड़ते हैं कि आपने वादे ये किए कौम से, लेकिन आप इस वादे के ऊपर पूरा नहीं उतरे, आपने ये वादे वफा नहीं किए। क्यों आवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, क्यों आवाम मायूस हो गई है उनसे? ये थे ना उनके मंशूर। बिल्कुल इज सही, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ऐसे। बगैर आप कैसे और उसूली जा तौर रहे पे तो आप सही कह रही हैं। मैं तो चूंकि हमारे, मैं इसी पे लास्ट कमेंट ले लेता हूं बैरिस्टर साहब से। बैरिस्टर साहब, उसूली तौर पे तो आप दुनिया में जमहूरियत का तस्वुर यानी इलेक्शन का तस्वुर ही नहीं है बगैर मंशूर के ना। और मंशूर तो वहां कमिटमेंट ऐसी स्ट्रांग अनफ्लिंचिंग कमिटमेंट है कि कोई तस्वुर नहीं कर सकता कि मंशूर से वापस चला जाए। यहाँ जो कि बड़े मंशूर आते रहे, बड़े चमकते दमकते ऐसे जबरदस्त किस्म के पेरिस बना देंगे, ये कर देंगे। पीपल्स पार्टी भी बड़े अच्छे मंशूर देती रही, आपकी पार्टी का उन्होंने खुद इशारा दे दिया। चूंकि उस पर अमल नहीं होता तो लोगों को भी कोई परवाह नहीं है, हमारी पॉलिटिक्स में वो डिस्कशन में नहीं आता मंशूर। उसकी उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, हमारे मुल्क में सियासत जमहूरी उसूलों, अक़दार और फलसफे की बजाय रिवायती सियासत है। यहाँ लोग कैंडिडेट को देखते हैं, उसके साथ ताल्लुक को देखते हैं, या एक पार्टी के साथ उनकी एक जो रिवायती वाबस्तगी है उसको देखते हैं, और उसमें उनको वोट का जो एक पोलिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जी हमने धड़ेबंदी की सियासत की वजह से ये वोट देना है, चाहे वो धड़ेबंदी पॉलिटिक्स के नाम पे हो या किसी शख्स यानी इलेक्टेबल के नाम के साथ मुंसलिक हो। और जहां तक मंशूर का ताल्लुक है, यकीनन मंशूर की अपनी एक हैसियत है, अहमियत है, लेकिन आप ये भी देखें ना कि पार्टियों में जमहूरियत कितनी है। आप पीटीआई को तो आपने नायल कर दिया इस बुनियाद पे कि आपने इलेक्शन गलत करवाए, चले जो भी था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में आप फैज ईसा साहब की मंतिक में वो जो है गलत थे। तो बाकी पार्टियों को आप देख लें, जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं तो सभी के मसाइल हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिक्स उसूलों पर और फलसफे पे नहीं होती, यहाँ पर पॉलिटिक्स ग्रुपबंदी की शक्ल में होती है। तो अगर आज मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूं तो बस मैं खड़ा हूं खान साहब के साथ, अगर शर्मिला साहिबा पीपल्स पार्टी में है तो बस वो खड़ी है, चाहे पार्टी के अंदर जो भी प्रॉब्लम। तो ये हमारा एक बेसिकली मैं ये समझता हूं कि हम अगर ये प्रोसेस आगे बढ़ाएं तो ये मेच्योरिटी आएगी और फिर आना शुरू हो जाए। ये बहुत, मेरा ख्याल आप बहुत अहम आपने बात की है। इसी पे मैं यहाँ पे प्रोग्राम को खत्म करना चाहूंगा कि अगर सिस्टम चलना शुरू हो जाए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना शुरू हो जाए, हुकूमतें अपना वक्त पूरा करें, उनको इलेक्शन के ज़रिए से निकाला जाए, उनको जेन्युइन इलेक्शन के ज़रिए से लाया जाए, तो कहीं ना कहीं जाके आज से चंद सालों के बाद हम उस जमहूरियत या उस जमहूरी उसूलों की बात कर सकते हैं जो आज हम तरक्की याफ्ता मुल्कों में जिनको हम आइडियलाइज करते हैं। लेकिन चूंकि सिस्टम बार बार इंटरप्ट हो रहा है, डिसरप्ट हो रहा है, तो वो उसूल कहाँ आएंगे? अभी तो इलेक्शन की ड्रिल ही 5 साल की नहीं पूरी हो पाती, तो उसूलों की बात कहाँ पे आएगी? बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।